नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। अब तक हम 5 चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके, जिनमें है ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग, विटामिन्स वाला चैप्टर है, डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र वाला चैप्टर, एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र और सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात परिसंचरण तंत्र। इन 5 चैप्टरों के मैं आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा चुका। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सेल अर्थात कोशिका, और इस चैप्टर में भी भैया 25 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए सेल अर्थात कोशिका। आप सभी को पता है इस बैच का नाम जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच है। इसमें हम आपको आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेईई, आरपीएफ इन सभी परीक्षाओं में जो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन करवाते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोशिका वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यह रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26। देख सकते हो ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 9/3/2021 को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको गलत कथन का चयन करना है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से गलत कौन सा है ये आपको बताना है। मैं आपको एक एक ऑप्शन बताऊंगा। पहला ऑप्शन, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है, क्या ये बात सही है क्या? ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि पादप कोशिका सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर 3, जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर डी, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। बताइए, इसमें से आपको 4 कथन दिए गए हैं, 4 कथन में से गलत कथन का चयन करना है। 1 2 3 4, बताइए कौन सा गलत है। और ये क्वेश्चन सेम ये के यही क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 9/3/2021 को। जल्दी क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए। पिछले 2 दिन से क्लास नहीं आई थी, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, दूसरा काम भी बहुत ज्यादा रहता है। अब आपके लिए कुछ नया कंटेंट तैयार कर रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन दे सके। बताइए भैया, एक एक के बारे में समझते हैं। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। मैंने जब भी आपको प्लांट सेल के बारे में बताया होगा, जब भी मैंने आपको प्लांट सेल के बारे में बताया होगा तो मैंने आपसे कहा होगा कि प्लांट सेल जो है, यानी कि जो पादप कोशिका है, इस पादप कोशिका का जो सबसे आउटर लेयर होती है, जो बाहरी परत होती है, वो सेल वॉल होती है। वो क्या होती है? सेल वॉल होती है। और ये पादप कोशिका की जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, ये किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है भैया सेलुलोज की। प्लस में आप हेमी सेलुलोज भी लिख सकते हो। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की या फिर हेमी सेलुलोज की बनी हुई होती है। और इसके जस्ट नीचे एक परत और होती है, वो होती है भैया सेल मेम्ब्रेन। वो कौन सी होती है? वो होती है भैया सेल मेम्ब्रेन। वो होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कहा जाता है कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और सेल वॉल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका भित्ति। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो
तो अगर आपसे प्लांट सेल के बारे में पूछे, पादप कोशिकाओं के बारे में पूछे, तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो सेलुलोज प्लस में हेमीसेलुलोज की बनी हुई होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एनिमल सेल में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एनिमल सेल में, इस एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं पाई जाती। और जब मैंने आपको कोशिका वाला चैप्टर भी पढ़ाया था तो उस समय भी मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, जब मैंने आपको सेल वॉल कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ाया था तब, कि भैया एनिमल सेल में सेल वॉल पाई ही नहीं जाती। डायरेक्ट उसमें क्या पाई जाती है? ये सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एनिमल सेल है यानी कि जो जंतु कोशिका है, उन जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? अरे मेरे भाई, जब पाई नहीं जाती जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति तो बनी किसकी होगी? तो आपको राइट आंसर क्या करके आना है कि कोशिका झिल्ली पाई ही नहीं जाती जंतु कोशिकाओं में। सॉरी, कोशिका झिल्ली तो पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती भैया एनिमल सेल में, जंतु कोशिकाओं में। ये प्लांट सेल में पाई जाती है। हाँ, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पेप्टिडोग्लाइकोन्स, म्यूरेमिक एसिड और एमिनो एसिड की बनी हुई होती है बैक्टीरियाओं में कोशिका भित्ति। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैक्टीरियाओं की जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी हुई होती है? जो फंगस होते हैं, जो कवक होते हैं, उन कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो काइटिन की बनी हुई होती है। अब आपको ऑप्शन में, आपको नीचे कमेंट में आंसर बताना है कि जो शैवाल होते हैं, उन शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताइए कमेंट बॉक्स में। या आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। फिलहाल मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्लांट सेल में यानी कि पादप कोशिकाओं में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। इतनी बात क्लियर है? तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। तो भैया ये बिल्कुल सत्य कथन है। ये जो कथन दिया गया है ये बिल्कुल सत्य है। आप देख सकते हो जो प्लांट सेल है, उन प्लांट सेल का जो सबसे बाहरी आवरण है उसमें सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। और दूसरी जो परत होती है इसमें प्लांट सेल में, वो होती है सेल मेम्ब्रेन की यानी कि कोशिका झिल्ली की। लेकिन एनिमल सेल के बारे में हम बात करें तो भैया एनिमल सेल में सेल वॉल जैसी कोई संरचना नहीं होती है भैया, कोशिका भित्ति जैसी कोई संरचना नहीं होती, उसमें डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है। इतनी बात क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है भैया। लेकिन हमें असत्य कथन का चयन करना है यानी कि गलत कथन का चयन करना है। इतनी बात क्लियर है? तो मैं इसे मिटा दूं भैया। ओके, अब देखिए भैया और आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि भाई ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है। ये तो आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते। लवक, प्लास्टिड, इन्हें हिंदी में कहा जाता है लवक। ये कोशिका का कलरिंग पार्ट होता है, ये कोशिका का रंग देने वाला भाग होता है। और ये याद रखना आपको, ये प्लांट सेल में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। इसके पास बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जो अलग अलग रंग देने में सहायक होते हैं। जैसे कि आपने क्लोरोफिल का नाम सुना होगा जो हरा रंग देता है पादपों में, ये एक प्रकार का पिगमेंट है। ये इसी प्लास्टिड में उपस्थित होता है। ये प्लास्टिड जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें ही क्लोरोफिल पाया जाता है जो पादपों में हरा रंग देने में सहायक होता है। और ये जो क्रोमोप्लास्ट है इसके पास बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जो अलग अलग रंग देने में सहायक होते हैं। जैसे कि सूरजमुखी का पीला फूल होता है, तो उस पीला फूल का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो जेंथोफिल पिगमेंट के कारण होता है। तो वो इसी में ही पाया जाता है। जैसे टमाटर का लाल रंग होता है, गाजर का लाल रंग होता है कि नहीं है? वो सब किसके कारण होते हैं? ये सब पिगमेंट के कारण होते हैं, सब वर्णक के कारण होते हैं। तो भैया ये जो प्लास्टिड होता है इसमें बहुत सारे अलग अलग पिगमेंट होते हैं जो अलग अलग रंग देने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
अब हमारे शरीर में नहीं पाया जाता ये प्लास्टिड, यानी कि हमारी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। सिर्फ हमारा जो स्किन का कलर है वो एक पिगमेंट होता है मिलेनिन, एक मिलेनिन पिगमेंट होता है। इसी पिगमेंट पर आधारित हमारी स्किन का कलर होता है, हमारे बालों का कलर होता है, हमारे आंखों का कलर होता है इसी मिलेनिन पिगमेंट के कारण। और ये मिलेनिन पिगमेंट सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा बनता है। अगर ये ज़्यादा बना तो आपकी त्वचा का जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, थोड़ा काला हो जाएगा। और अगर ये पिगमेंट कम बना तो आपकी स्किन का कलर गोरा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। हमारी स्किन में पाया जाता है ये पिगमेंट। प्लास्टिड जैसी कोई भी संरचना, कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज हमारी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कोशिका वाले चैप्टर में भी पढ़ा रखा है। अब मैं इसके ऊपर एक पर्सनल क्लास लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको केवल प्लास्टिड के बारे में बताऊंगा, लवक के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ऐसे आपके एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो मैंने आपसे क्या कहा कि प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। प्लांट सेल में आप देख सकते हो जैसे कि फूलों का बहुत सारा अलग अलग रंग होता है। फूलों का बहुत सारा अलग अलग रंग होता है। वो अलग अलग रंग किसके लिए जिम्मेदार होता है? वो पिगमेंट ही तो देता है उन फूलों को अलग अलग रंग। जैसे कि बहुत सारे फल होते हैं जिनका अलग अलग रंग होता है कि नहीं है? तो ये अलग अलग फलों को या फिर फूलों को ये पिगमेंट के कारण होता है भैया, इन सभी का अलग अलग रंग। तो पेड़ पौधों में पाया जाता है, याद रखना है प्लास्टिड, ये जो लवक होता है। तो ये भी सही है। अब बात आती है ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि पादप कोशिका सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। जी हाँ, बिल्कुल याद रखना है। अगर आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में पूछे कि दोनों में से बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो भैया प्लांट सेल की बड़ी होती है। किसकी होती है? प्लांट सेल की बड़ी होती है, जबकि एनिमल सेल की जो सेल होती है वो छोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी बिल्कुल सही है आपका। आपसे असत्य कथन यानी कि गलत कथन के बारे में पूछा गया है। अब बात आती है ऑप्शन नंबर 1 की, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है, भैया ये गलत है। ये रिक्तिकाएं पाई नहीं जाती, ये रिक्तिकाएं पाई नहीं जाती एनिमल सेल्स में। ये एनिमल सेल्स में रिक्तिका पाई ही नहीं जाती भैया। एनिमल सेल में ये रिक्तिका पाई ही नहीं जाती भैया। एनिमल सेल में भैया ये रिक्तिका पाई नहीं जाती। एनिमल सेल में भैया ये रिक्तिका पाई ही नहीं जाती, और पाई जाती है तो बिल्कुल छोटी छोटी पाई जाती है, अस्थायी होती है। कोई फिक्स नहीं है कि भैया ये पाई ही जाती है। तो जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से तो हमारा राइट आंसर यही होगा। अब ये रिक्तिकाएं क्या होती है तो इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना भैया, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल्स, इन्हें रिक्तिकाओं को क्या कहा जाता है? वैक्यूल्स कहा जाता है। रिक्तिकाएं, इसे रसदानी भी कहा जाता है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, इसे पॉकेट ऑफ सेल भी कहा जाता है। पॉकेट ऑफ सेल भी कहा जाता है। किसे भैया? वैक्यूल्स को, इन रिक्तिकाओं को, इन रसदानी को। यह हमारी कोशिकाओं में पड़ी हुई एक खाली जगह होती है। इसकी संरचना बैग के समान होती है, और इस खाली जगह में क्या क्या उपस्थित होता है? ग्लूकोज होता है, वाटर होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये सभी चीजें उपस्थित पड़ी हुई रहती है भैया। यानी कि जब भी हमारी कोशिकाओं में आपातकालीन स्थिति आए, जब भी हमारी कोशिकाओं में न्यूट्रिशन की कमी हो, पोषण की कमी हो, तो उस समय इन रिक्तिकाओं में उपस्थित, इन रिक्तिकाओं में उपस्थित, इन रसदानी में उपस्थित, इन वैक्यूल्स में उपस्थित जो विटामिन्स है, जो ग्लूकोज है, जो वाटर है, जो मिनरल्स है, वो भैया कोशिकाओं को दे सके। अब बात आती है कि भैया ये जंतु कोशिका में क्यों नहीं पाई जाती? जंतु कोशिका में इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि जंतु कोशिकाओं में तो भैया हम तो खा लेते हैं कहीं से भी खाना,
है कि नहीं। हम तो न्यूट्रिशन कहीं से भी ले लेते हैं, लेकिन पादप क्या जाते हैं क्या किसी दिन। जैसे कि मान लीजिए अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत उनके शरीर में भोजन का निर्माण होता है, आप सभी को पता है कि नहीं है। अब जैसे कि सर्दियों का दिन है, 5-5 7-7 दिन तक धूप नहीं निकलती, तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत कम हो पाती है। तो उस समय इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थिति में वैक्यूल्स में ये जो चीजें उपस्थित होती है, ग्लूकोज, मिनरल्स, वाटर, विटामिन, तो ये सभी काम में ले लेती है भैया कोशिका। इसलिए पादप कोशिकाओं में ज्यादा होती है और ना के बराबर होती है फिर अस्थायी होती है भैया जंतु कोशिकाओं में। तो वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 9/3/2021 को। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एक एक ऑप्शन के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं के बीच में आपको अंतर पता होना जरूरी है। अगर आप इस चैनल पर ढूंढोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी कि पादप कोशिकाओं में और जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर है। नहीं तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर पढ़ लेना भैया, आपको तो ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं है। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। रेगुलर क्लासें आने वाली है, यह नहीं है कि अब रेगुलर क्लासें नहीं आएगी। क्या करें यार, गर्मी इतनी खतरनाक है, आप देख सकते हो कि भाई वीडियो शूट करने का मन ही नहीं करता यार। करे तो क्या करे, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। गर्मी बहुत ज्यादा है भैया हमारे यहाँ पर जयपुर में 46, 47, 47, 48, 48 डिग्री तापमान रहता है यार। ना कुछ खाने का मन करता है, ना कुछ पीने का मन करता है, कुछ नहीं। गर्मी बहुत ज्यादा है, देख सकते हो। अगर आप चेहरे पर अच्छे से देखोगे ना तो पसीने ही पसीने हो रखे हैं। क्या करें, मजबूरी है, वीडियो बनानी पड़ती है। 2 दिन हो गए वीडियो नहीं आई। मैंने सोचा मैं क्या सुबह जल्दी शूट कर लूं, फिर भी 9 तो बज ही गए। और चाहे 6 बजे करो, चाहे रात के 12 बजे करो भैया, ये तापमान तो स्थायी रहता है। और खासकर जो मेरा रूम है, इस रूम का टेम्परेचर तो कभी कम होता ही नहीं है भाई। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, यह रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। कोशिकांग के बारे में तो आप सभी को पता होगा। कोशिका का अंग, आपकी कोशिका में बहुत सारे कोशिका के अंग होते हैं, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, नाम सुना है आपने, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब ये अंतःप्रद्रव्य जालिका भी 2 प्रकार की होती है, खुदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। उसके अलावा लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय, नाभिक, इस तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं भैया, ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये कोशिकांग होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो मैंने आपको जब कोशिका वाले चैप्टर में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाया था, जब मैंने आपको केंद्रक के बारे में बताया था, तो मैंने आपसे कहा था कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। इसे ब्रेन ऑफ सेल, इसे कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है, इसे कोशिका का कंट्रोलर भी कहा जाता है, इसे कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है। जिस तरीके से हमारा ब्रेन हमारे पूरे शरीर पर कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक उसी तरीके से ये जो नाभिक होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो केंद्रक होता है, ये आपकी पूरी कोशिका पर कंट्रोल बनाए रखने का काम करता है। तो अगर आपसे कोशिका के बारे में पूछा जाए कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो भाई सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, से आप नाभिक भी कह सकते हो। और याद रखना, दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग के बारे में पूछे दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है। और सबसे छोटा कोशिकांग के बारे में पूछे कि भाई सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो भाई सबसे छोटा कोशिकांग है मेरे भाई राइबोसोम। ये राइबोसोम है, इस सभी प्रकार के कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 17 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है।
इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग न्यूक्लियस, केंद्रक, नाभिक। दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप सूत्र कणिका भी कहते हैं। और सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है। अरे भाई, पहले अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आगे पूछे जाने की भी संभावना है। इतनी बात क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? इनमें से बतानी है आपको। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ओस्टेसाइट, ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी लिम्फ कोशिका, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एसएससी में पूछा गया है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर में 21/12/2011 को। सबसे बड़ी, सबसे छोटी कौन कौन सी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, हमारे खून में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। इन सभी कोशिकाओं के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ताकि भविष्य में अगर यहाँ से क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो भैया आपका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भैया संसार की। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बताइए, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ओस्ट्रिच एग है भैया, ओस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। यह संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। और संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका, तो संसार की जो सबसे छोटी कोशिका है वह है भैया एक बैक्टीरिया की, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। याद रखना, ये जो माइकोप्लाज्मा है इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। वैसे बैक्टीरियाओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन इस माइकोप्लाज्मा में, यह भी एक बैक्टीरिया है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ओस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? एक बैक्टीरिया की कोशिका है, बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। इसे पीपीएलओ या एमएलओ भी कहा जाता है, पॉलीप्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म और मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, इस नामों से भी जाना जाता है। तो मैं लिख देता हूँ, वैसे मैंने ये पढ़ा रखे हैं, तो पीपीएलओ और एमएलओ ये नाम आपको याद रखने हैं। इतनी बात क्लियर है? अब ब्लड के बारे में बात करते हैं, आपके खून के बारे में बात करते हैं। तो खून में बहुत सारी कोशिका होती है, आपने नाम सुन रखा होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी होती है वो सबसे छोटी होती है, वो सबसे छोटी होती है। कौन सी? आरबीसी। और सबसे बड़ी कौन सी होती है भैया? तो सबसे बड़ी होती है भैया डब्ल्यूबीसी। अब ओवरऑल हमारे शरीर की बात कर लेते हैं। अब मानव शरीर की बात कर लेते हैं, इसे मैं मिटा दूं भैया। अब हम भैया मानव शरीर की बात कर लेते हैं। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो महिला में होती है भैया अंडाणु। और सबसे छोटी फीमेल गेमेट्स, और सबसे छोटी जो कोशिका है वो होती है भैया मेल में शुक्राणु, मेल गेमेट्स। और सबसे लंबी कोशिका, और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका है भैया न्यूरॉन। इन्हें हिंदी में तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? इनमें से पूछी गई है। तो भैया अगर यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है, न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन ही करके आना है हमें। तो वो ऑप्शन पर निर्भर करता है। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया था, सॉरी आरआरबी एसएससी में पूछा गया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाली एग्जाम में, है ना भाई? ठीक है,
तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। और इस बैच में मैं आपको 5 चैप्टर पहले करवा चुका, वो 5 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ लेना भैया। क्योंकि अगर मैं बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन एक एक करके करवाने वाला हूँ, एक एक करके सभी चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपसे के एग्जाम में पूछे गए, आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में, ये सभी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ भैया। तो रोज की एक क्लास आती है, देख लिया करो शाम 7 बजे। कभी कभी टाइम इधर उधर हो जाता है कि नहीं। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो रेलवे की तैयारी कर रहा है। अगर आपको बायोलॉजी कठिन लगती है, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाते हैं भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 का, क्वेश्चन नंबर 29 गुण 30 की ओर चलते हैं। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 29। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे की सभी एग्जामों में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। पहले भी रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कोशिका का सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी है कवक, ऑप्शन नंबर सी है शैवाल और ऑप्शन नंबर डी है भैया वायरस। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एसएसई में पूछा गया है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाली एग्जाम में पूछा गया है भैया। किसमें पूछा गया है? सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाली एग्जाम में पूछा गया है। और कब पूछा गया है? तो भाई ये आपसे पूछा गया है 21/12/2014 को, 21/12/2014 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए? कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? जल्दी जल्दी बताइए, कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? जीवाणुओं पर लागू नहीं होता है, कवक पर लागू नहीं होता है, या फिर शैवालों पर लागू नहीं होता है, या फिर वायरस पर लागू नहीं होता है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी वायरस। अरे भाई 1838-39 की बात है, 2 वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया था? अरे मैं आपको कई बार बता चुका यार, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। और कोशिका सिद्धांत में इनके कथन थे कि प्रत्येक सजीव कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बना हुआ होता है। प्रत्येक सजीव कोशिका, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं कि प्रत्येक जीव कोशिका या कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बना होता है। कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। अब कोशिका के उत्पाद कौन कौन से हैं? जब बहुत सारी कोशिका समूह बना लेती है तो टिश्यू का निर्माण होता है, उत्तक का निर्माण होता है। और जब उत्तक समूह बना लेते हैं तो उत्तक तंत्र का निर्माण होता है। जब उत्तक तंत्र समूह बना लेता है तो अंग का निर्माण होता है, ऑर्गन्स के निर्माण होते हैं, अंगों का निर्माण होता है। और जब अंग समूह बना लेते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। और जब अंग तंत्र समूह बना लेता है तो फिर एक लिविंग बॉडी, एक सजीव शरीर का निर्माण होता है। तो आपने देखा कि एक जीव का निर्माण किस किस से हो रहा है? कोशिका और कोशिका के उत्पादों से, कोशिका से, उत्तकों से, उत्तक तंत्र से, अंग से, अंग तंत्र से। ये सब कोशिका के उत्पाद है, कोशिकाओं से ही बने हैं भैया। तो 1838 और 39 में स्लाइडेन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव जो होता है वो कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो जीवाणु कोशिका पाई जाती है, कवक में कोशिका पाई जाती है, शैवाल में कोशिका पाई जाती है, लेकिन वायरस में कोशिका नहीं पाई जाती। तो वायरस में कोशिका ही नहीं पाई जाती तो इस पर भैया कोशिका सिद्धांत कैसे लागू होगा? मैं आपसे पूछता हूँ।
इस वायरस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। यह वायरस ना तो सजीव है ना निर्जीव है। जब यह वातावरण में रहता है तो निर्जीव की तरह बिहेव करता है। जब इसे कोई होस्ट सेल मिल जाती है, कोई इसे पोषित कोशिका मिल जाती है, तो ये उसके अंदर जाकर के एक सजीव की तरह व्यवहार करने लग जाता है, या अपने फोटोकॉपी बनाने लग जाता है, रिप्रोडक्शन करने लग जाता है। वहां से ही ये खाना लेता है होस्ट सेल से। वो होस्ट सेल कोई प्लांट सेल हो सकती है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, ह्यूमन बॉडी हो सकती है। वायरस के लिए ये सभी होस्ट सेल है। तो इसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि ना तो ये निर्जीव कह सकते हैं हम इसे, ना ही हम सजीव कह सकते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है, तो वायरस को कहा जाता है। क्योंकि वायरस जो होता है वो वातावरण में निर्जीव की तरह व्यवहार करता है और शरीर में सजीव की तरह व्यवहार करता है, या किसी भी होस्ट सेल में। इसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती। और ये सजीव की तरह व्यवहार एक होस्ट सेल में क्यों करता है? इसके जेनेटिक मटेरियल के कारण, आनुवंशिक पदार्थ के कारण। लेकिन इसमें कोशिका नहीं पाई जाती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया कि 1838 और 39 में दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया था और उसका कथन किया था कि प्रत्येक जीव जो होता है, या फिर प्रत्येक सजीव कोशिका वह कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बना हुआ होता है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो 1855 में रुडोल्फ विर्चो नाम का एक वैज्ञानिक था, जिसने भैया आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। उसमें उन्होंने ये बताया था कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे आप सेल डिवीजन की प्रोसेस कहते हो, कोशिका विभाजन की प्रोसेस कहते हो, उसके बारे में बताया था। इतनी बात क्लियर है? तो भैया नोट्स बना लेना और लिख लेना इनको, एक काम की चीज़ें हैं। अगर आप शुरू से वीडियो देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपकी मर्जी यार। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है वसा, ऑप्शन नंबर डी है कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एसएससी में पूछा गया है 21/12/2014 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, आपकी जो कोशिका होती है उसमें पानी 80% में होता है, प्रोटीन जो होती है वो 15% में होती है, वसा जो होती है वो 3% में होती है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो भैया लगभग में 1% में होती है। तो निम्नलिखित में से कौन से कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु कौन सा है? तो भैया पानी है। पानी आपकी कोशिका में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एक अणु है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आगे भी क्वेश्चन आ सकता है भैया। यहाँ से प्रोटीन के बारे में पूछा जा सकता है, सबसे कम अणु के बारे में पूछा जा सकता है, वसा के बारे में पूछा जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा जा सकता है कि कितने % में होते हैं आपकी कोशिकाओं में। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सुबह 6 बजे मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 4-5 हज़ार स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। ठीक ऐसे ही शाम को 6 बजे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में से मैं किसी एक का क्वेश्चन डालता हूँ, तो उसका आंसर भी 4-5 हज़ार स्टूडेंट देते हैं रोज। तो आप भी दीजिए ताकि भैया आपके एग्जाम में आपको फायदा मिले। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।